नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस सेशन के अंतर्गत मैं लेकर के उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का दम, यानी कि ऐसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा टॉनिक का काम करेंगे। पूर्ण विश्लेषण के साथ में हम इन प्रश्नों को हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। तो उससे पूर्व आप सभी जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस चैनल को, ताकि आपकी रेगुलर क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हमारी रेगुलर क्लासेस के टाइमिंग को नोट कर लीजिए, जो आप सभी का यूट्यूब पर 7:30 बजे आपका होता है। और साथ ही साथ ऐप पे आपके लिए फ्री सेशन है जिसको आप सभी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो अगर आपको, और अगर आप हमारे पेड सेशन को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सेशन के एंड में जो है मैं आप सभी को बता दूंगी किस तरह से आप कूपन कोड अप्लाई करके और डिस्काउंट जो है लेकर के हमारे बूस्टर सेशन में भी जुड़ सकते हैं। तो हम पहले श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। उससे पूर्व अगर आपने अभी तक टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कविता मैम टेक्स्ट बुक के नाम से आप टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, प्रश्नों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है कि जो हम पढ़ते हैं और अगर हम उसको बार बार रिपीटेडली अगर हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो टॉपिक जो है हमारे माइंड में क्लियर हो जाता है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आप सभी को कमेंट सेक्शन में अपने इंपॉर्टेंट आंसर जरूर करने हैं और सेशन को लाइक और शेयर करना है। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के लिए आज का कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की कौन सी शताब्दी के अंतर्गत लगता है। ठीक है, यानी कि कौन सी शताब्दी के अंतिम में हिंदी का स्वरूप या बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं का स्वरूप हमें दिखाई देता है। तो इसका आंसर करना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में कि चौथी, पांचवी, आठवीं, सातवीं क्या होगा सही आंसर, जल्दी से क्विकली। तो रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, जिससे आप सभी परिचित हैं, और रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव जो है हम सबकी तैयारी के अंतर्गत रहता है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या तत्कालीन प्रचलित जो काव्य भाषा है उसका बोध होता है। तो यहाँ पर कि भाई अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी, क्योंकि अपभ्रंश का जो उत्तर अवस्था है जिसे हम अवहट या पुरानी हिंदी कहकर पुकारते हैं, उसे रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृताभास हिंदी कहकर के पुकारा है। तो ऐसी अपभ्रंश में हिंदी का पूरा प्रचार प्रसार जो है वो 7वीं शताब्दी के अंतिम समय में, 7वीं शताब्दी के लास्ट में जो है वो होने लगा था। अगर आप शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के स्वरूप में उनका काल विभाजन पढ़ते हैं तो आपको उस काल विभाजन के आधार पर पता चलता है कि भाई 1050 विक्रम संवत से पूर्व जो है वो आपका ये वर्णन इसका आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जॉन ड्राइडन, इलियट, एजरा पाउंड, इन्होंने कविता में बोलचाल की भाषा का समर्थन किया। इलियट परंपरा को वर्तमान से अलग मानते हैं। शब्दाडंबर, बालिशता, भावाडंबर उद्दात के विरोधी हैं। कॉलरिज ने कल्पना को न सिर्फ काव्य के लिए बल्कि आलोचना के लिए भी महत्वपूर्ण माना। कॉलरिज के अनुसार सहजानुभूति अभिव्यंजना की आंतरिक प्रक्रिया है। क्या होगा सही स्वरूप, बताइए। देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से जुड़ा हुआ ये प्रश्न आप सभी के समक्ष, जहां पर आप देखेंगे जॉन ड्राइडन, इलियट, एजरा पाउंड, इन्होंने काव्य में बोलचाल की भाषा का समर्थन किया है ताकि अच्छा संप्रेषण हो पाए और वो रचना जो है वो उतनी ही अपनी प्रसिद्धि की ओर जो है वो पहुंच पाए। दूसरा है, इलियट परंपरा को वर्तमान से अलग अलग नहीं मानते हैं। ठीक है, परंपरा को वर्तमान का हिस्सा मानते हैं कि परंपरा से जुड़े होने के बाद में भाई आप अतीत के बारे में, अतीत से जुड़ते हैं तभी आप उससे वर्तमान में अंतर कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे। तो उन्होंने साथ में माना है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये वाला गलत हो गया। शब्दाडंबर
बालिशता, भावाडंबर, उद्दात का जो सिद्धांत है आपका लॉन्जाइनस जो है, तो उसमें उद्दात के विरोधी तत्व के स्वरूप में इनका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। कॉलरिज ने कल्पना के को न सिर्फ काव्य के लिए बल्कि आलोचना के लिए भी महत्वपूर्ण माना है, ये भी आपका सही है। और कॉलरिज ने तो सहजानुभूति या अभिव्यंजना या आपका जो अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत जो है वो दिया ही नहीं है। वो किसने दिया? आपके कॉलरिज ने तो कल्पना फैंटेसी की बात की है। ये सिद्धांत है आपका क्रॉचे का, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। ए, सी और डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंधेर नगरी नाटक के दूसरे दृश्य बाजार में आए पहले से बाद के क्रम में इनको हमें लगाना है। हलवाई, घासीराम, नारंगी वाला, कबाब वाला और कुजड़े। बताइए। तो देखिए, अंधेर नगरी नाटक की जब हम बात करते हैं तो भारतेंदु जी का ये नाटक है, और भारतेंदु जी के इस नाटक का स्वरूप एक प्रहसन के स्वरूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसको लिखा, जिसमें व्यंग्य की प्रधानता रखी गई। ठीक है, जिसमें आपको 6 अंक और प्रत्येक अंक में एक एक दृश्य के स्वरूप में वर्णन मिलता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसमें भाई अंधेर नगरी और चौपट राजा के माध्यम से, अंधेर नगरी टके सिर भाजी टके सिर खाजा की, जहां पर किसी भी प्रकार का, ठीक है, कि गुणी व्यक्ति अवगुणी में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ठीक है, तो सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास, महंत के माध्यम से कहलवाया। उनका एक शिष्य नारायण दास उनकी इस बात को समझता है। गोवर्धन दास जो लोभी लालची प्रवृत्ति का होता है, वो इस बात को नहीं समझता, वहीं रह जाता है, जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अंत समय में वो अपने गुरु को याद करता है और गुरु उपस्थित होकर के उसकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें, क्योंकि बाजार का दृश्य है, सबसे पहले कबाब वाला आ जाएगा, उसके बाद में घासी राम चने वाले के स्वरूप में आ जाएगा, तीसरे नंबर पर आपके नारंगी वाला आ जाएगा, और चौथे नंबर पर हलवाई आ जाएगा, और पांचवें नंबर पे कुचड़े जो है वो आ जाएगा। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। इधर रचना पात्र है, जिस रचना में ये पात्र आप सभी को दिखाई देते हैं वो रचना है आपकी जायसी की पद्मावती, जिसमें पद्मावती जो है वो पात्र रूप में आपके आते हैं 1540 ईस्वी में। ये रचना आपको देखने को मिलेगी, जो कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रूप में आता है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रूप में इसका स्वरूप आपको दिखाई देता है। तो जिसमें आप देखेंगे, वैसे रत्नसेन जो है वो आत्मा का प्रतीक है, क्योंकि प्रेमाख्यानक जो भी हुए हैं उसमें परमात्मा के रूप में स्त्री को रखा गया है। तो रत्नसेन जो है वो वैसे आत्मा का प्रतीक के स्वरूप में आए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मन जैसे दिखाई देगा। सुवा या तोता जो है आपका, तो तोता जो है वो गुरु के पात्र के रूप में आता है। ठीक है, पद्मावती जो है वो बुद्धि के रूप में है, और ये बुद्धि का जो स्वरूप है वो नागमती के लिए भी है, लेकिन नागमती जो है वो सांसारिक बुद्धि के प्रतीक के रूप में आती है, और जो पद्मावती है वो आपकी सात्विक बुद्धि के रूप में आती है। ठीक है, तो बुद्धि के 2 रूप किए गए हैं। तो पद्मावती सात्विक बुद्धि के रूप में है, और नागमती सांसारिक बुद्धि के रूप में होती है। ठीक है, तो ये वर्णन आता है। सिंगल दीप जो है वो हृदय के रूप में वर्णन आपका देखने को मिलेगा। उसके अलावा राघव चेतन जो है वो शैतान का प्रतीक है, और अलाउद्दीन जो है वो आपका माया के प्रतीक के रूप में दिखाई देता है। तो पद्मावती वैसे आपका सात्विक बुद्धि हो गई, और वैसे परमात्मा का प्रतीक हो गई, और ये आपके आत्मा का प्रतीक भी आ जाते हैं आपके जो रत्नसेन होते हैं। तो इस तरह से ये वर्णन आपको देखने को मिलेगा। और पद्मावती का में जो नागमती वियोग वर्णन आया है, जिसे रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य की अमूल्य निधि भी कह करके पुकारा है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुमिति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया?
तो खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चैटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है, यहाँ पर आप देखेंगे जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी जो है ये आपके ग्रियर्सन के स्वरूप में, ठीक है, ग्रियर्सन के स्वरूप के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और कौरवी जो है वो आपके राहुल साकृत्ययन भी आ जाएंगे, धीरेन्द्र वर्मा भी आ जाएंगे, जिन्होंने कौरवी कह करके पुकारा है, ठीक है। तो खड़ी बोली के जो क्षेत्रों की बात आती है तो उसमें क्षेत्र भी बहुत बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे सहारनपुर है, मेरठ है, गाजियाबाद है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। ये खड़ी बोली के मुख्य क्षेत्रों में से आपको देखने को मिलेंगे। और खड़ी बोली का जो स्वरूप आपको देखने को मिलेगा वो पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई थी, पश्चिमी हिंदी सौर शैनी अपभ्रंश से विकसित होती है। खड़ी, खड़ी का अर्थ जो है किसी ने कर्कश लिया है, किसी ने खरी से लिया है, किसी ने सीधी रेखा के आधार पर लिया है, किसी ने मानक भाषा के रूप में लिया, किसी ने परिनिष्ठित भाषा के रूप में लिया, किसी ने खड़ी पाई से संबंधित इसे माना है। तो इसी स्वरूप को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे हम यहाँ पर 10 का दम कर रहे हैं, 10 प्रश्नों के माध्यम से बहुत ही विश्लेषण के साथ में हम इन प्रश्नों को, यानी कि एक प्रश्न से जुड़े हुए 10 प्रश्न कर रहे हैं, तो वैसे ही आपका जो बूस्टर कोर्स है उसमें भी बहुत एनर्जी है, बहुत ज्यादा आपको कंटेंट प्लस एमसीक्यूज, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज के माध्यम से आपको वहां पर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू सीरीज जो है आपको मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनको हम डिटेल में भी, और साथ में ही आपको, क्योंकि यहाँ पर फुल फाउंडेशन कोर्स का जो एक्सेस है वो आपको मिलेगा। इसे प्राप्त करने के लिए सेशन के एंड में मैं आप सभी को बताऊंगी कि कैसे आप बूस्टर कोर्स को ज्वाइन करने के साथ में आप एनरोल करते हुए किस तरह से अपने कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं, और कूपन कोड के माध्यम से एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल करके आप सभी जो है वो हमारे बूस्टर कोर्स को ज्वाइन करके अपनी एनर्जी को बूस्ट करते हुए अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और दिसंबर जीआरएफ हासिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष में पहले से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है कि कौन सी रचना पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, बताइए। तो आगे और आधुनिक रचना की समस्या, ये आती है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की 1968 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। कविता यात्रा रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर से लेकर के आगे तक की जो कविता यात्रा है वो 1976 में आपको देखने को मिलेगी। इतिहास और आलोचना दृष्टि की हम बात करते हैं तो ये रचना आ जाती है 1982 के अंतर्गत। आधुनिक कविता यात्रा मोस्टली 1999-2000 का स्वरूप जो है वो इसमें आपका आ जाएगा। और रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना का अर्थ की आलोचना 2001 में जो है आपकी आ जाती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जो स्वरूप आप देखेंगे तो 1931 में इनका जन्म हुआ, 1931 में इनका जन्म हुआ और 2003 में जो है वो इनकी मृत्यु होती है। ये उन साहित्य समीक्षकों में से, उन आलोचकों में से थे जिन्होंने अपनी जो मुख्य जो भाषा है तो भाषा की सृजनात्मकता को केंद्र में रखा, ठीक है, और सृजनात्मकता को केंद्र में रख करके समीक्षा स्वरूप में प्रवृत्त हुए थे। तो इनके शरद के नारी पात्र, ठीक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के नारी पात्र, इस पर भी इन्होंने 1955 में रचना लिखी थी। तो इनके समीक्षा परक निबंध जो है वो आपको 1950 में प्रकाशित भी दिखाई देते हैं। समकालीन हिंदी और विविध परिदृश्य इनके 1995 में आती है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रही। उसके अलावा आप देखेंगे जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के नाम से इनका हिंदी साहित्य का इतिहास आपको दिखाई देता है, जो इंपॉर्टेंट स्वरूप में हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर ABCDE यही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देव की रचनाओं का सही क्रम क्या होगा? हम्म तो यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंटली आपको भाव विलास पहले दिख रही है, जो 1746 विक्रम संवत, क्योंकि शुक्ल जी का सारा जो विभाजन देख लीजिए, चाहे आप जो भी रचनाओं का स्वरूप क्रम वगैरह दिखेगा वो आपको विक्रम संवत में दिखेगा। अगर ईस्वी इसमें से निकालना होगा तो आपको 57 इसमें से घटा देना होगा, ठीक है। तो भाव विलास आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली दिख जाएगी। उसके अलावा इनकी एक, इसमें तो नहीं दी गई है, लेकिन रस विलास जो है उसका भी कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, रस विलास, कुशल विलास, इस नाम से, विलास नाम से भी इनकी बहुत सारी रचनाएं, ठीक है। सुजान विनोद, ये सारी रचनाएं इनकी आ जाती है। तो ये इनकी विक्रम संवत 1783 में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को कि भाव विलास आ गई, फिर अष्टयाम आ गई। अष्टयाम के बाद में इनकी यहाँ पर भवानी विलास आ जाती है एक, अगर इससे पहले आप लेंगे तो। फिर सुजान विनोद आ गई। सुजान विनोद के बाद में प्रेम तरंग आ जाती है, क्योंकि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। प्रेम तरंग आ गई। फिर राग रत्नाकर आ जाती है। फिर कुशल विलास आ जाती है, ठीक है, कुशल विलास आ जाती है। फिर पावस विलास आ जाती है आपकी, ठीक है। जाति विलास भी आ जाती है इसी क्रम में। तो यही जो क्रम का स्वरूप है आपका ABCDE ही इसमें हो जाएगा। प्रवासी साहित्य के संबंध में सही नहीं है। तो हिंदी को केंद्र में रखकर या माध्यम बनाकर साहित्य सृजन करना, प्रवासी साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग माना जाना, विदेशों में रहकर हिंदी साहित्य का सृजन करना विशिष्टता प्रदान करता है। इसकी परंपरा बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी रचना धर्मिता से साहित्य में अपनी गहरी जड़ें जमा चुका है। तो आप देखेंगे कि अनेक भारतीय ऐसे हैं जो भारत से इतर देशों में रह करके, अलग देशों में रह करके, और हिंदी की रचना और विकास के कार्यों में लगे हुए हैं, ठीक है, जिनको हम प्रवासी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दूतावास के अधिकारी भी आ जाते हैं, विदेशी विश्वविद्यालयों में जो भी प्राध्यापक हैं, या अनेक सामान्य जन भी ऐसे हैं जो वहां रह रहे हैं और नियमित रूप से लेखन करके और हिंदी को लोकप्रिय बनाने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास में उन सभी का योगदान होता है। समस्त जो विश्व हिंदी भाषा का जो विस्तार है उसमें वो लोग लगे हुए हैं। तो जिसमें आप उषा प्रियमवदा और सोमा वीरा जो है, जिनका नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वरूप में हम लोग लेते हैं। तो अभी दिल्ली में आप देखेंगे प्रवासी हिंदी उत्सव का श्री गणेश भी अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले 2003 में जो है हुआ था, ठीक है, जब से कि प्रवासी हिंदी उत्सव जो है वो मनाया जाने लगा। तो आधुनिक साहित्य के अंतर्गत प्रवासी हिंदी साहित्य जो है उसके नाम पर एक नया युग एक तरह से हिंदी का प्रारंभ हो चुका है 21वीं सदी के तौर पर। तो इसलिए प्रवासी साहित्य को हिंदी से अलग नहीं माना जा सकता। बाकी के सारे पॉइंट्स जो है वो सही है, अलग नहीं है, ठीक है, अलग नहीं है। भोलानाथ तिवारी ने भाषा परिवारों की संख्या जो है वो कितनी मानी? भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी? तो भोलानाथ तिवारी जी जो हैं, जिनका जन्म होता है 1923 में, ठीक है,
1923 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु इनकी होती है 1889 में। ठीक है। और हिंदी में कोशकार, भाषा वैज्ञानिक, भाषा चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। जिनका भाषा विज्ञान है तुलसी शब्द सागर, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, राजभाषा हिंदी के बारे में लिखा है। तो इन्होंने 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, और वैसे तो अगर हम देखते हैं तो 4 भौगोलिक क्षेत्र आते हैं और उनके अंदर 18 भाषा परिवार आते हैं। ठीक है। लेकिन भोलानाथ तिवारी जी ने भाषा परिवारों की संख्या जो है वो 13 जो है वो स्वीकार की है। ठीक है। तो शब्दकोशीय आयाम भाषा को प्रदान करने के लिए इनका नाम जो है वो आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी पुस्तक 10वीं सदी में जो रचित नहीं है, ये बताना है आपको कौन सी है। काव्य कौतुक, तंत्रालोक, दशरूपक और व्यक्ति विवेक। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी जो पुस्तक है जो 10वीं सदी में नहीं रची गई, तो उसमें आप देखिए काव्य कौतुक जो है ये आपकी 10वीं सदी में है। किसकी रचना है ये भी आपको बताती हूँ। तंत्रालोक भी 10वीं में है। दशरूपक धनंजय की ये भी आपकी 10वीं में है। ये आपकी 11वीं में है। ये आपकी रचना है महीम भट्ट की। ठीक है। काव्य कौतुक की अगर हम बात करें तो काव्य कौतुक जो रचना है ये अभिनव गुप्त ने इस काव्य कौतुक के ऊपर विवरण, काव्य कौतुक विवरण के नाम से एक टीका भी लिखी है। ये रचना तो है आपके भट्ट तौत की, और भट्ट तौत की इस रचना के ऊपर अभिनव गुप्त ने जो है वो एक टीका भी लिखी है। ठीक है। तंत्रालोक जो रचना आपकी आती है ये अभिनव गुप्त की है, और दशरूपक जो है वो धनंजय की रचना है। धनंजय की रचना के रूप में आती है। तो दशरूपक जो रचना है और ये वाले धनंजय जो रचनाकार है ये आपके ध्वनि विरोधी आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। और धनंजय के जो भाई थे उन्होंने भी दशरूपक के ऊपर टीका अवलोक नाम से जो है वो टीका भी लिखी थी। तो इस तरह से आप सभी देखेंगे आज के इस सेशन में बेहतरीन प्रश्नों के साथ हमने आज के इस सेशन को यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। और अब आप सभी के इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और तो यहाँ पर आप सभी के लिए आज का बहुत अच्छा सा होमवर्क क्वेश्चन आप सभी को दे रही हूँ। जैसे बहुत सारी रचनाएं आपसे पूछ ली जाती हैं, तो एक रचना का नाम यहाँ पर आपको दे रही हूँ जिसका आंसर आप सभी को वीडियो समाप्ति के बाद में कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है। दूध की कीमत, सब लोग हम दूध काम में लेते हैं और आपको बताना है दूध की कीमत किसने बताई। ठीक है। दूध की कीमत, ये रचना जो है ये किसकी है।
तो का हम इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो समाप्ति के बाद कमेंट सेक्शन में करना है। नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत मैं आप सभी को इसका आंसर भी बता दूंगी, तो नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टाइमिंग आप सभी के सामने है कि डेली आप मंडे टू फ्राइडे 7:30 बजे आपकी यूट्यूब पर क्लासेस होंगी और 9 बजे आपकी मास्टर क्लास होती है, जिसको आप सभी ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो हमारी क्लासेस से जुड़े रहिए। अब साथ ही साथ की जो भी स्टूडेंट जो है वो हमारे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनसे कि भाई आप जब YouTube पे ओपन करते हैं, ठीक है, जब आप YouTube की क्लास को ओपन करते हैं तो YouTube की क्लास को ओपन करके आपको यहाँ पर ये मोर का ऑप्शन दिखाई देता है। जब आप इस मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे आपको सारे लिंक जो हैं कि भाई आपको अगर बूस्टर कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऑफर लेना है तो आप डायरेक्ट इस क्लिक हेयर टू गेट द ऑफर, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप ऑफर से जुड़ जाएंगे। अगर आपको मास्टर क्लास का कि मैम हमें लिंक नहीं मिल रहा तो आप डायरेक्ट यूट्यूब की जो क्लास है वहां से भी आप डायरेक्ट मास्टर क्लास पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी मास्टर क्लास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऐप को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डायरेक्ट की कविता मैम टेक्स्ट बुक के नाम से आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो टेलीग्राम का कॉमन ग्रुप है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से सारी चीजें जो है वो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। जैसे अगर हम यहाँ पर ऑफर पे क्लिक करते हैं तो सीधा का सीधा जो है आप ऐप पे पहुंच जाएंगे और ऐप पे आपके सामने जो भी ऑफर है वो आपके ऑफर जो है आपको शो होने लग जाएंगे और वहां पे आप जो है अपना कूपन कोड अप्लाई करके, आप कविता नाम का कूपन कोड जब अप्लाई करते हैं तो उससे आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट मिलता है। तो उसके अलावा आपको किसी भी तरह की अगर परेशानी होती है, हो नहीं रहा है जैसे भी, तो आप सभी जो है वो टेलीग्राम पर मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कविता मैम टेक्स्ट बुक के नाम से, ये आप इसे ज्वाइन कर लीजिए और सीधा आप डायरेक्ट जो है आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए मास्टर क्लास वाला भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपको मास्टर क्लासेस जो है, जो भी हिंदी की लाइव क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, और कोर्स आपको जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। कोर्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारी एक्स्ट्रा और क्लासेस जो है उनसे भी, फर्स्ट पेपर की क्लासेस है उनसे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।